1900 ईस्वी के आसपास अटलांटिक में जो पैसेंजर्स का ट्रेड था वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में देखा जाता था और उस समय अटलांटिक ओशन में कई सारे शिप लाइनर्स अपने सर्विसेज को ऑपरेट कर रहे थे। इसी में जो दो इंपॉर्टेंट मेन था जो लोगों के बीच में ही पॉपुलर था वो था व्हाइट स्टार और क्यूनार्ड लाइंस। क्यूनार्ड ने 1907 में 2 शिप लॉन्च किया, लुसिटानिया और मॉरिटानिया करके, और इसने सेट कर रखा था अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने का स्पीड रिकॉर्ड। इसी को देखते हुए और कंपटीशन में बने रहने के लिए व्हाइट स्टार ने सोचा कि वो इसको कॉम्पीट करेगा और उसने भी 3 शिप लॉन्च करने की योजना बनाई, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। ये बड़े लाइनर्स थे और ये अपने कंफर्ट के लिए जाने जाते थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो व्हाइट स्टार के द्वारा जो लग्जरी शिप बनाया जाता है टाइटैनिक, उसी के बारे में, वो कैसे डूबा, कैसे वो अपने मेडन वोएज को भी नहीं कंप्लीट कर पाता है। तो 31 मार्च 1909 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है टाइटैनिक का आयरलैंड के बेलफास्ट में। इसकी लंबाई होती है 269 मीटर के करीब, चौड़ाई 28 मीटर के करीब और ऊंचाई 53 मीटर के करीब। इसके अलावा इसमें कई सारे डेक्स होते हैं ABCDEFG करके, और वो हर एक क्लास के पैसेंजर्स जो होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, बिजनेस क्लास, तो इस तरह से वो सेपरेट किए जाते हैं, अलग अलग डेक पे उनको रखा जाता है। इसके अलावा उसमें जो भी उस समय का जो सबसे टॉप क्लास सुविधाएं उस समय अवेलेबल हो सकती थी वो सब कुछ इस शिप में रखा जाता है। स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम्नाजियम, स्क्वैश कोर्ट, डिफरेंट टाइप के केबिन्स, ग्रैंड स्टेयरकेस, सूट्स, डाइनिंग सैलून्स और वायरलेस रूम। डिस्प्लेसमेंट इस शिप का होता है 52,310 टन, आउटपुट पावर 46,000 हॉर्स पावर का, 3 मिलियन रिवेट लगे होते हैं इसके हल में। स्पीड मैक्सिमम हो सकता है इसका 23 नॉट्स या फिर 43 किलोमीटर पर आवर। कैपेसिटी इसका होता है, जो यात्री इसमें ट्रैवल कर सकते थे वो मैक्सिमम 3327। 20 लाइफ बोट इसके पास होता है और इसमें प्रोपेलर्स लगे होते हैं 3। 4 फनल्स इसमें होता है और साइड में जो लेयर होता है, हल होता है, वो सिंगल लेयर्ड हल होता है और बॉटम जो हल है वो डबल लेयर्ड बॉटम रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो शिप के साथ, तो अगर एक लेयर टूटता भी है तो दूसरे लेयर से शिप जो है वो सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा इस डबल स्किन बॉटम के अलावा इसमें 16 जो है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होता है। बल्क हेड ट्रांसवर्स, बल्क हेड के द्वारा वो सेपरेट होते हैं अलग अलग 16। और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वो इस तरह से बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है कि अगर 4 कंपार्टमेंट डैमेज होता है, चाहे कहीं का भी 4 कंपार्टमेंट, तो वो ये जो शिप है वो अपनी बुयांसी को मेंटेन रखेगा और ये शिप जो है वो डूबेगा नहीं। इस कारण से कंपनी जिसने इस टाइटैनिक को बनाया था उसने क्लेम किया था कि ये जो टाइटैनिक जो बनाया जा रहा है वो अनसिंकेबल है या फिर वो शिप जो है कभी भी डूबेगा नहीं। फर्स्ट वोएज इसका स्टार्ट होता है साउथहैम्पटन से और इसको मूव करना होता है न्यूयॉर्क। एडवर्ड जे स्मिथ इसके कैप्टन बनते हैं। 2 अप्रैल 1912 को शिप को लॉन्च किया जाता है आयरलैंड के बेलफास्ट से। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से ये रिलीज किया जाता है न्यूयॉर्क के लिए, साउथहैम्पटन यानी इंग्लैंड। उसके बाद 10 अप्रैल 1912 को ही ये पहुंचता है चेरवाग जो कि फ्रांस में है, और अंतिम जो इसका स्टॉप है वो होता है आयरलैंड में, और ये लास्ट स्टॉप होता है 11 अप्रैल 1912 को क्वींसटाउन आयरलैंड में। 2200 लोगों को लेकर के क्वींसटाउन से जो पहला स्टॉप है इसका वहाँ पे, और यहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। जब इसने यूरोप को छोड़ा 1:30 अपराह्न यानी 1:30 PM में इसने क्वींसटाउन जो कि लास्ट स्टॉप था यूरोप का, वहाँ से ये शिप फाइनली अपने गंतव्य यानी जो डेस्टिनेशन इसका होता है न्यूयॉर्क, वहाँ के लिए मूव करता है। रेडियो पर जैसे ही वहाँ से क्वींसटाउन से ये निकलता है वैसे ही इसको रेडियो पर सिग्नल्स मिलने लगता है और इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलने लगता है रेडियो पे, और जैक फिलिप रेडियो ऑपरेटर होते हैं, उनको कंटिन्यूअस ये सिग्नल्स मिल रहा था कि आगे जो सी है उसमें जगह जगह पे आइसबर्ग्स हैं और जो हालात है आगे का वो ठीक नहीं है। एडवर्ड जे स्मिथ इसके कैप्टन होते हैं। जैक फिलिप्स को लगातार जो सूचना मिल रही थी वो ब्रिज पे पहुंचाया जा रहा था रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप के द्वारा। स्मिथ ने ये सब जो सूचनाएं उनको मिल रही थी ब्रिज पे जैक फिलिप के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने शिप का जो कोर्स है उसको चेंज किया, स्लाइटली चेंज किया, और शिप का जो स्पीड है उसको मेंटेन रखा उन्होंने 22 नॉट। मैक्सिमम स्पीड हम लोग ध्यान रखेंगे टाइटैनिक का था 23 नॉट्स के अप्रॉक्स, और मैक्सिमम स्पीड पे रन किया जा रहा था टाइटैनिक को। कैलिफोर्नियन जो कि इस टाइटैनिक के आगे मूव कर रहा था उसने एक मैसेज भेजा 10:55 पर रात में टाइटैनिक को कि मैं जो हूँ वो स्टॉप हो गया हूँ क्योंकि स्थिति जो है आगे जाने लायक नहीं है, और आइस के बीच में फंस जाने के कारण कैलिफोर्नियन शिप जो है वो आगे जाकर के रुक जाता है। और ये मैसेज प्रॉपर जो है डिलीवर किया था टाइटैनिक को 14 अप्रैल की रात को 10:55 पे। इसके बाद 11:35 पर आइसबर्ग फर्स्ट टाइम स्पॉट किया गया 14 अप्रैल 1912 को 11:35 रात में। और ये जो आइसबर्ग था उसका लोकेशन था जो कनाडा का न्यू
फाउंडलैंड है वहाँ से करीब 760 किलोमीटर के अप्रॉक्स में, और ये था आपका साउथ वेस्ट में न्यू फाउंडलैंड से, कनाडा से। विलियम म्योडॉक फर्स्ट ऑफिसर होते हैं। इन्होंने जब ये अब देखा इन्होंने कि जो आइसबर्ग है उससे शिप जो है वो टकरा जाएगा, तो इन्होंने ऑर्डर दिया कि इस शिप को जो है पोर्ट की तरफ मूव किया जाए और रिवर्स किया जाए इंजन को, ताकि स्पीड को किसी भी तरह से कम किया जाए। टाइटैनिक डिस्टेंस चूँकि बहुत कम था और 22 नॉट पे इस शिप को कंटिन्यूसली रन किया जा रहा था, तो कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं था कि उस कॉलिजन को अवॉइड किया जा सके। फाइनली जो टाइटैनिक है वो कोलाइड हो जाता है आइसबर्ग से। शिप का स्टारबोर्ड का जो पोर्शन है वो टकराता है आइसबर्ग से, और उसका जो हल है, जो कि साइड में हल होता है उसका स्टारबोर्ड पे की तरफ जो हल है वो सिंगल लेयर्ड चुकी है, तो वो उतना मजबूत भी नहीं था, और फाइनली वो जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, और वो जो है शिप का जो हल है वो फाइनली डैमेज होता है। इसके बाद आइसबर्ग से टकराने के बाद न्यूयॉर्क से करीब करीब जो दूरी है वो अच्छी खासी दूरी, यानी मिड अटलांटिक के हैं, तो आइसबर्ग के साथ टाइटैनिक का कॉलिजन होता है और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे बिना ही डैमेज हो जाता है पूरा का पूरा शिप। 6 जो बो कहते हैं, जो शिप का आगे वाला जो पोर्शन है वो जो कंटेनर है वो बुरी तरीके से डैमेज होता है। 6 कंपार्टमेंट, हम लोगों ने शुरू में देखा था कि 4 कंपार्टमेंट अगर डैमेज होता है इसका वाटर टाइट कंटेनर्स तो कंपार्टमेंट, तो वो जो है बुयंसी को मेंटेन रखता, लेकिन यहाँ पर 6 चूँकि डैमेज होता है, इस कारण से शिप का जो आगे वाला पोर्शन है बो पोर्शन वो आगे की ओर झुक जाता है। स्मिथ जो कि कैप्टन हैं टाइटैनिक के, उन्होंने फिलिप्स को ऑर्डर दिया। जब उन्होंने हालात को देखा नीचे जा कर के हल के पास, तो देखा उन्होंने कि डैमेज जो है वो बहुत बड़ा है, तो उन्होंने फिलिप्स जो रेडियो ऑपरेटर हैं टाइटैनिक के, उनको ऑर्डर देते हैं कि डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना चालू रखें, और डिस्ट्रेस सिग्नल जो है वो जैक फिलिप्स के द्वारा लगातार भेजा जा रहा था। फाइनली ये जो सिग्नल है वो कार्पैथिया नामक शिप जो इसके पीछे रन हो रहा है टाइटैनिक के, उस तक पहुंचता है 12:20 सुबह में 15 की रात को। न्यूयॉर्क से दूरी जो कोलिजन होता है इसका आइसबर्ग से, वहाँ से उस पॉइंट से करीब करीब न्यूयॉर्क जो था वो 1300 माइल्स की दूरी पे था, यानी मिड अटलांटिक में ये पूरा का पूरा दुर्घटना होता है टाइटैनिक के साथ। कैलिफोर्नियन जो शिप था वो भी बगल में ही था, लेकिन वो चूँकि अपना जो है रेडियो जो है उसने ऑफ कर रखा था वायरलेस को, तो इस कारण से कैलिफोर्नियन शिप के पास किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं गया। कैलिफोर्नियन शिप जो है वो रेस्क्यू में मदद नहीं कर पाई टाइटैनिक को, और कार्पैथिया जो था वो सबसे नज़दीकी जहाज़ था जिससे कांटेक्ट हो पाया, लेकिन उसकी भी दूरी जो थी वो 107 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ी दूरी थी, उसको वो पहुंचना करीब करीब सुबह हो जाता वहां से पहुंचने में, तो रेस्क्यू ऑपरेशन रात में किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ सका। लाइफ बोट को जब भयावह होना चालू हुआ, तो लाइफ बोट में लोगों को भर भर के नीचे जो है वो फेंका जाने लगा, और पहली प्रायोरिटी दी गई इसमें महिलाओं और बच्चों को। पहले उनको लाइफ बोट पे रखा गया और उनको जो है वो अटलांटिक ओशन में छोड़ा गया। लाइफ बोट की जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी से ज़्यादा लोग एक एक बोट में भर जा रहे थे, तो डेविड्स जो था, जो डेविड्स बोलते हैं, जो शिप के ऊपर जो क्रेन्स लगा होता है जिनके थ्रू लाइफ बोट्स को नीचे उतारा जाता है, वो भी फेल होना चालू हो गया। इसके अलावा टाइटैनिक ने अपना जो जिस समय इसको लॉन्च किया गया था, इसने अपना लाइफ टेस्ट ड्रिल जो होता है वो भी परफॉर्म नहीं किया था, तो उसको स्ट्रेंथ वगैरह भी नहीं पता चला अपना डेविड्स का। और करीब करीब देखें तो लाइफ बोट की संख्या भी बहुत कम थी, करीब जितना स्ट्रेंथ उस पर ले करके चल रहा था टाइटैनिक, जो भी 2200 लोग थे, उसके मुकाबले लाइफ बोट की संख्या बहुत ही कम थी। 705 जो लोग हैं केवल उनको रेस्क्यू किया जा सका लाइफ बोट के सहारे पूरे टाइटैनिक से। 2200 लोग थे और केवल 705 लोगों को रेस्क्यू किया गया लाइफ बोट के सहारे। जिस समय लाइफ बोट का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था, लोगों को नीचे भेजा जा रहा था अटलांटिक में, उस समय जो वहाँ के म्यूजिशियन थे वो स्ट्रेस को कम करने के लिए वहाँ म्यूजिक प्ले कर रहे थे, वो इसलिए भी कि जो स्थिति है वो और ज़्यादा बदतर ना हो। दूसरा ये कि ये जो म्यूजिशियन थे वो केवल फर्स्ट क्लास में ही प्ले करते थे अपने सॉन्ग्स को, लेकिन उस समय वो कॉमन पीपल के लिए भी बजा रहे थे। टाइटैनिक इस तरह से अपना जो लाइफ बोट का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रखा, और जितना मैक्सिमम रेस्क्यू हो सकता था लाइफ बोट के थ्रू वो टाइटैनिक करने में सफल होता है। फिलिप्स जो कि रेडियो ऑपरेटर थे, वो इस दौरान भी जो डिस्ट्रेस का जो सिग्नल है वो लगातार भेज रहे थे, और 2 बजे के करीब में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि उन्होंने स्मिथ जो कि कैप्टन थे, उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को भी बोला कि सब अपना अपना जान बचाओ, और जिसको जहां मिलता है उस हिसाब से अपने लाइफ को सेव करें, और उन्होंने फ्री कर दिया पूरे के पूरे क्रू को। इसी दौरान क्या होता है कि स्टर्न का जो पोर्शन होता है, स्टर्न यानी शिप का पीछे वाला पोर्शन, वो क्लियरली हवा में उठ गया, और जो प्रोपेलर था वो हवा में स्पष्ट दिखाई दे सकता था
2 बजे सुबह में 15 की रात को। बल्क हेड, चूँकि वाटर टाइट जो कंपार्टमेंट था उसमें ट्रांसवर्स बल्क हेड डाला गया था, जिसके कारण से वाटर आगे मूव नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या था कि टॉप से उसको कवर नहीं किया गया था। अगर टॉप से कवर किया होता तो वाटर जो है वो एक आगे फ्लो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आगे वाटर फ्लो कर गया और फाइनली जो है सिप वो 2 पार्ट में टूट गया। आगे का जो वेट है बहुत ज़्यादा होने के कारण सिप में 2 भाग में जो सिप है उसमें पार्टीशन हो गया पूरे के पूरे टाइटैनिक का। टाइटैनिक कंप्लीटली अटलांटिक में चला गया 2:20 सुबह में। पहले जो वो वाला पोर्शन है वो जाता है, उसके बाद 90 डिग्री पे मूव करके पहले वो जो स्टर्न वाला पोर्शन है वो पहले अंदर गया और फिर वो 90 डिग्री पे पूरा मूव करके फाइनली जो है ये अटलांटिक में टाइटैनिक 2:20 सुबह में 15 की रात में समा जाता है। 1500 के करीब लोग इसमें मरते हैं और ये मरने वालों में जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा या तो क्रू मेंबर्स का था या फिर थर्ड क्लास में जो पैसेंजर थे ट्रैवल कर रहे थे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। ये इनकी मौत होती है। अटलांटिक का पानी इतना ठंडा था कि उसका जो एक्सपोजर हुआ लोगों से तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और करीब 1500 के करीब लोग अपना जान जो है वो गंवा बैठे इस पूरे डिजास्टर में। करीब 1 घंटे के बाद टाइटैनिक जो है वो डूबने के बाद टाइटैनिक के 1 घंटे हो जाता है टाइटैनिक का डूबे हुए। उसके बाद कारपैथिया जो है जो सिप इसके पीछे रन कर रहा था वो फाइनली अप्रोच करता है और वो रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट करता है टाइटैनिक में। इसके बाद उस समय चूँकि उतना एडवांस सुविधाएं नहीं थी तो उस कारण से दोबारा उसके मलबे वगैरह को खोजा नहीं गया। बाद में 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड एक अमेरिकन फ्रेंच एक्सपेडिशन स्टार्ट करते हैं और इन्होंने किराए पर लिया यूएस नेवी का जो शिप होता है नॉर, उसके थ्रू इन्होंने जो अपना मिशन है उसको स्टार्ट किया और करीब 13,000 फीट नीचे अटलांटिक में इन्होंने भेजा सबमर्सिबल को। और वो सबमर्सिबल जब फ्लोर पे पहुंचता है अटलांटिक के और वहाँ से टाइटैनिक का जो फर्स्ट टाइम इमेज भेजा जाता है वो भेजा जाता है 1 सितंबर 1985 को पहला इमेज सेंड किया गया जो सबमर्सिबल नीचे मूव कर रहा था अटलांटिक में करीब 13,000 फीट की गहराई में उसके द्वारा। टाइटैनिक 2019 में अभी देखें हम लोग तो 2012 में टाइटैनिक के डूबने का 100 साल पूरा हुआ और साल 2019 में जो इसका लेटेस्ट इमेज है उसके हिसाब से टाइटैनिक जो है वो बुरी तरीके से डिटेरियोरेट हो रहा है और इसका जो क्षय करने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। डिटेरियोरेशन रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2030 तक पूरा का पूरा जो मलबा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था बहुत बड़ा डिजास्टर हिस्ट्री में। 1912 में टाइटैनिक के साथ सबसे बड़ा शिप जो कि वाइट स्टार के द्वारा लॉन्च किया गया था अपनी लग्जरी के लिए, वो अपना जो मेडन वोएज है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया और 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जो है वो फाइनली 2:20 सुबह में अपनी यात्रा को बिना समाप्त किए हुए ही अटलांटिक में समाप्त हो जाता है।